भारत माता की। सबसे पीछे वालों को सुनाई दे रहा भैया? सुन गया तो हाथ उठा दो। सुन रहा है? ठीक है। पालीवाल जी ने माइक बहुत अच्छा लगा रखा है। मुझे लग रहा है कि इस एरिया से बाहर भी आवाज़ जा रही होगी। दाएं बाएं आगे पीछे सबसे पहले सब लोग एक बार आंख बंद करिए और अपने पूर्वजों को याद करिए जिन्होंने बहुत यातनाएं देखी, जिनको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, उनके ऊपर जजिया लगाया गया, उनको तलवार से डराया गया, लेकिन वो डरे नहीं और वो हिंदू बने रहे। और उसी का परिणाम है आज यहाँ पे कोई यादव है, कोई हरिजन है, कोई जाट है, कोई जाटव है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई दलित है। आज हम बने हुए हैं और हमारे जो परिवार, जो हमारे चाचा ताऊ डर से किसी भी कारण से कन्वर्ट हो गए थे, उसमें से कुछ के बच्चे आज हमारे मंच पे वापस आए हैं। इनको भी धन्यवाद दीजिए, इनको भी आशीर्वाद दीजिए कि उन्होंने घर वापसी किया है। घर वापसी का स्वागत करना चाहिए। पिछले ये सप्ताह बड़ा विशेष है। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई गई। कुरुक्षेत्र में, भैया थोड़ा शांति बना लें। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई गई। कुरुक्षेत्र में 5 जन को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। गुरु तेग बहादुर जी का हम लोग 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे। अभी सरदार जी भी मेरे पास आए थे, पुस्तक लेके। मैं पुस्तक को पढ़ रहा था, देखा मैंने, उसमें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है जो सामान्य रूप से लोग नहीं जानते। इस समय गुरुद्वारों में लंगर हो रहा है, फल बांटा जा रहा है, शबद कीर्तन हो रहा है, प्रभात फेरी हो रही है, रक्तदान शिविर भी लगाया जा रहा है। नेता भी आ रहे हैं गुरुद्वारों में, अभिनेता भी आ रहे हैं गुरुद्वारों में, लेखक भी आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, बुद्धिजीवी भी मत्था टेक रहे हैं, पत्रकार भी मत्था टेक रहे हैं, कलमकार भी मत्था टेक रहे हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने किस लिए अपना बलिदान दिया था, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर डाक टिकट जारी हो रहा है, गुरु तेग बहादुर जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है जो वो चाहते थे। तो मैं पालीवाल जी आपको धन्यवाद दूंगा। आपने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पे कम से कम 3 आज लोगों को घर वापसी जो कर चुके हैं उनको आपने सम्मानित किया। गुरु तेग बहादुर जी को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भारत में धर्मांतरण रुक जाए और जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनको वापस ले लिया जाए, उनकी घर वापसी करा लिया जाए। 2 ही कारण से उनको मारा गया था। 2 कारणों से ही भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सबने जो अपना बलिदान किया वो केवल 2 कारणों से। क्यों? वो धर्मांतरण रोकना चाहते थे, घर वापसी कराना चाहते थे। लेकिन उन्हीं 2 चीजों पे चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं तो देख रहा हूं बड़े बड़े नेता जा रहे, गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भारत में धर्मांतरण रुकेगा कैसे, और ये नहीं बता रहे कि जो धर्मांतरित हो गए हैं वो वापस आएंगे कैसे। एक चीज याद रखिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है
उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया जाए। जो अपने पूर्वजों के अंतिम इच्छा को पूर्ण करता है उसको कहते हैं लायक, और जो अपने पूर्वजों की अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं करता उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। हाँ। अगर वास्तव में हम गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को मानते हैं, बंदा बहादुर सिंह को मानते हैं, अपने सिख गुरुओं को मानते हैं, अपने सिख पंथ को मानते हैं, तो प्रत्येक गुरुद्वारे को घर वापसी केंद्र बनाइए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां लंगर खिलाइए, शबद कीर्तन करिए, प्रभात फेरी निकालिए, रक्तदान करिए, सब कुछ करिए। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे गुरुओं की इसमें से कोई भी इच्छा नहीं थी। वो रक्तदान के लिए नहीं उन्होंने अपना बलिदान किया था, वो डाक टिकट छपवाने के लिए बलिदान नहीं किया था, वो उन्होंने प्रभात फेरी के लिए बलिदान नहीं किया था। उन्होंने केवल और केवल दो कार्य के लिए अपना बलिदान किया, धर्मांतरण रुक जाए और घर वापसी हो जाए। तो वास्तव में अगर हम अपने गुरुओं से प्रेम करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, अपने गुरुओं को चाहते हैं, तो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, प्रत्येक गुरुद्वारा धर्मांतरण नियंत्रण के लिए कार्य करे और घर वापसी के लिए कार्य करे। यही मैं चाहता हूं। आज यहाँ खंडवा की पवित्र भूमि से देश के सभी मैं अपने सभी जत्थेदार, सभी सिख गुरुओं से, सभी अपने बड़ों से सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आप प्रत्येक गुरुद्वारे को घर वापसी केंद्र बनाइए। और गुरुद्वारे ही क्यों, मंदिर क्यों नहीं, मठ क्यों नहीं, पुजारी क्यों नहीं, कथावाचक क्यों नहीं, मंडलेश्वर क्यों नहीं, महामंडलेश्वर क्यों नहीं, राम कथावाचक क्यों नहीं, भगवत कथावाचक क्यों नहीं, शंकराचार्य क्यों नहीं? अरे अगर इस देश को सुरक्षित बनाना है तो आपके पास दो ही तरीका, आगे से कोई एक भी व्यक्ति कन्वर्ट ना हो और जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको वापस लाइए। आज अगर मान लीजिए आपके घर का एक व्यक्ति, आपका बेटा, आपका भाई परिवार से बिछड़ गया, कुंभ में बिछड़ गया, मेले में बिछड़ गया, घर से बिछड़ गया, प्यार से बिछड़ गया, गुस्से में बिछड़ गया, नाराज होकर चला गया, किसी भी कारण से आपके घर से दूर हो गया, तो आप क्या करते हैं? थाने में शिकायत करते हैं। थाने की क्या ड्यूटी है? उसको ढूंढना। आप खुद भी ढूंढते हैं, आपके रिश्तेदार भी ढूंढते हैं, आपके नातेदार भी ढूंढते हैं और सरकार भी ढूंढती है। थाना का मतलब सरकार, थाना का मतलब शासन। क्या वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकारें घर वापसी के लिए कोई अभियान चला रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकारें धर्मांतरण के लिए रोकने के लिए कोई अभियान चला रही है क्या? बीमारी जैसे आती है वैसे ही जाती है। अगर आपको मोटापा हुआ है तो मोटापा तभी ठीक होगा जब व्रत करना शुरू कर देंगे। अगर अधिक भोजन के कारण मोटापा हुआ तो भोजन छोड़ने पे ही मोटापा ठीक होगा। धर्मांतरण कैसे हुआ था? जोर से बोलिए। किसने कराया? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, तुगलक ने, ऐबक ने। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, ऐबक कौन थे? शासक। तो धर्मांतरण किसके कारण, किसने करवाया? शासकों ने। तो घर वापसी भी किसको कराना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। सीधी सी बात है। बीमारी जिधर से आती है उधर से ही जाती है, जैसे आती है वैसे ही जाती है। तो धर्मांतरण रोकना केवल समाज का काम नहीं है, मठ मंदिर का काम नहीं है। धर्मांतरण रोकना केवल पंडा, पुजारी, गुरुद्वारे का काम नहीं है। धर्मांतरण रोकना सरकार का काम भी है। और घर वापसी कराना भी केवल समाज का काम नहीं है, घर वापसी कराने के लिए भी सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश भारत में धर्मांतरण हो इसके लिए 300 योजनाएं चल रही हैं, घर वापसी हो एक भी योजना नहीं चल रही।
इन्हीं विषयों पे मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूं। और एक बात याद रखिए, समस्या की चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होती है दवाई लेने से। और डॉक्टर कोई अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा और बुरा क्या होता है? दवाई। डॉक्टर आपके शरीर में नहीं जाता, शरीर में कौन जाता है? दवाई। तो डॉक्टर लाख अच्छा हो, आपकी अगर दवा गड़बड़ है, आपका इंजेक्शन गड़बड़ है, आपका सिरप गड़बड़ है, आपकी वैक्सीन गड़बड़ है, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। यहाँ हमारे 3 बहनें बैठी हुई हैं। वीर बलिदानी सीताराम यादव जी को जिन्होंने मारा, उनको फांसी हुई, जोर से बोलिए। उनकी नागरिकता खत्म हुई, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट हुआ नहीं। जिन्होंने रविशंकर जी को मारा, संजय जी को मारा, ये जिन लोगों ने मारा उसमें किसी को फांसी नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी की प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई, किसी का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ। आदरणीय कुलकर्णी जी के साथ 17 साल अत्याचार हुआ। चलो अत्याचार हो गया। कुलकर्णी जी, आपको एक मिशन लेना चाहिए कि दोबारा किसी कुलकर्णी के साथ ये अत्याचार न हो। क्या जिस घटिया कानून का उपयोग करके अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया था, उसी कानून का दुरुपयोग करके कुलकर्णी जी को 17 साल जेल में रखा गया। क्या वो कानून बदला क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ, डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है। और जब तक दवाई नहीं बदलेगी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, याद रखिएगा। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, बीमारी ठीक होती है सिस्टम बदलने से, बीमारी ठीक होती है जब पुलिस व्यवस्था बदलती है, प्रशासनिक व्यवस्था बदलती है, न्यायिक व्यवस्था बदलती है, शिक्षा व्यवस्था बदलती है। जो समस्याएं भारत में हैं, ये चीन में है क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती है? क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार है? क्या चीन का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा राष्ट्रवादी है? नहीं। तो वहां आरडीएक्स क्यों नहीं पकड़ा जाता? वहां बम विस्फोट क्यों नहीं होता? वहां जिहाद क्यों नहीं होता? वहां पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में लव जिहाद क्यों नहीं होता? चीन में लैंड जिहाद क्यों नहीं होता? चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती? चीन में जनसंख्या विस्फोट क्यों नहीं होता? है किसी के चीन में हिम्मत जो 12-14 बच्चे पैदा कर दे? नहीं। मैं पहले भी कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। बीमारी ठीक होगी दवाई बदलने से। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, इसमें से 90% समस्या चीन में नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, इसमें से 90% सिंगापुर में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है, इसमें से 90% जापान में नहीं है। तो सवाल ये बनता है, राम का देश भारत, कृष्ण का देश भारत, भगवान बुद्ध का देश भारत, भगवान महावीर का देश भारत, गौतम बुद्ध का देश भारत, शिवाजी महाराज का देश भारत, राणा प्रताप का देश भारत, गुरु तेग बहादुर का देश भारत, गुरु गोविंद सिंह का देश भारत, स्वामी विवेकानंद का देश भारत, महापुरुषों का देश भारत, महावीरों का देश भारत। तो इतनी समस्याएं भारत में क्यों है? चीन में तो किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, सिंगापुर में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, जापान में किसी देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। फिर वो देश सुरक्षित क्यों है और हमारा देश असुरक्षित क्यों है? क्योंकि उन देशों ने राम मंदिर भले नहीं बनाया, लेकिन राम नीति लागू किया, और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। उन्होंने कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बनाया, लेकिन कृष्ण भगवत गीता को पढ़ा और कृष्ण नीति लागू किया। सठे साठ्यम समाचरे। चीन, जापान, सिंगापुर को हिंदी आती हो चाहे नहीं आती हो, लेकिन उन्होंने हमारी पूर्वजों की बात को समझ लिया, लोहा लोहे को काटता है। और उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को अपनी व्यवस्था में इंप्लीमेंट कर दिया। नतीजा देखिए, वो सुरक्षित हैं, आराम से हो रहे हैं। और यहां हमें कार्यक्रम करने के लिए कम से कम 100 पुलिस लगानी पड़ रही है।
लगे हुए मैं तो देख रहा था, मैं इधर गया तो भी लगे, इधर गया तो भी लगे, इधर गया तो भी लगे हुए। क्यों? अरे हम तो नियम कानून की बात करने आए हैं। हम तो मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सैटरडे संडे बाहर निकलते। हम तो संविधान की बात करने आए हैं। मुझे एक चीज बताइए, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। आवाज ऐसे नहीं आ रही है। एमपी का गेहूं गौतम जी ने बताया बड़ा फेमस है, तो एमपी की आवाज भी फेमस होनी चाहिए। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलनी चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे मदरसा और मिशनरी स्कूल चलना चाहिए क्या? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो ये 1991 का 92 का घटिया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कब खत्म होगा? इसके लिए आपको बोलना चाहिए कि नहीं? आवाज उठाइए, बोलना चाहिए। एक बात याद रखिए, मैं शॉर्ट में बताता हूं, जब तक अंग्रेजों का एक भी कानून भारत में है और जब तक कांग्रेस के द्वारा बनाए गए वो 50 घटिया कानून जिसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूं, वो घटिया कानून भारत में है, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। देश को सुरक्षित करना है, 100% अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, लगभग 1,500 कानून खत्म हो गए हैं, लेकिन 225 कानून अंग्रेजी आज भी चल रहे हैं और लगभग 50 कांग्रेसी कानून चल रहे हैं जो 1950 के बाद बनाए गए। जैसे मजहब के आधार पर सारी योजनाओं को चलाने के लिए 1992 में बना माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। हम काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला को वापस न ले पाए, ये 1991 में बना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हम बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी का नामो निशान न मिटा पाए, ये 1958 में बना एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। हमारा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी खत्म हो जाए उसके लिए बना 1954 में ड्रग एंड मैजिक एक्ट। ऐसे 50 घटिया कानून हैं जो हमें बर्बाद करने के लिए बने हुए हैं। तो जब तक कांग्रेस के द्वारा कानून खत्म नहीं होंगे तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। समीर कुलकर्णी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में बताने से केवल राजनीतिक लाभ होगा, राष्ट्र को रत्ती भर लाभ नहीं होगा। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की पोल खोल करने से केवल और केवल राजनीतिक लाभ होगा। न लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। केवल और केवल राजनीतिक लाभ होगा। राष्ट्र को सुरक्षित करना है, उन समस्याओं को रोकना पड़ेगा। हम लोग सेमिनार और कॉन्क्लेव करने के मामले में तो वर्ल्ड नंबर 1 है, विश्वगुरु हैं। दुनिया में सब ज्यादा सेमिनार भारत में, दुनिया में सब ज्यादा कॉन्क्लेव भारत में, दुनिया में सब ज्यादा धरना भारत में, दुनिया में सब ज्यादा प्रदर्शन भारत में, दुनिया में सब ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में, सब कुछ होता है। हम वीर सावरकर जी का हर साल मनाते हैं, लेकिन वीर सावरकर जी का सपना कैसे साकार होगा उस पर चर्चा ही नहीं करते। हम गुरु गोलवलकर जी की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। गुरु गोलवलकर जी चाहते क्या थे, उनका सपना कैसे साकार होगा, उसके लिए क्या टाइमलाइन है, उसके लिए क्या स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ना। जैसे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि जी उन्होंने, अरे ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने की चीज है कि जिस हमारे गुरु को धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया गया, भाई मती दास को आरे से काटा गया, भाई सती दास को रुई में लपेट के जिंदा जलाया गया, भाई दयाला को खौलते पानी में डुबो के मारा गया, जिस हमारे गुरु का शीश काटा गया, और किस लिए? धर्मांतरण रोकने के लिए। वो धर्मांतरण आज भी हो रहा है, ये शर्म से डूबने की बात है।
ये डूब मरने की बात है। और हमें आपको नहीं, ये संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को शर्म से डूब मरने की बात है। उन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि मैं एक संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा, मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। ये धर्मांतरण से देश की एकता अखंडता मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है? जोर से बोलिए जरा। छोटी सी बात, हमारे पास ये पुलिस एक्ट है 1861 का, अंग्रेजों ने बनाया था। इसी कानून का उपयोग करके जलियांवाला बाग में निहत्थों पे गोली चली थी। इसी कानून का उपयोग करके कुलकर्णी जी को जेल में डाला गया। इसी कानून का उपयोग करके यूपी में पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो रहे थे। क्या ये कानून बदल गया? क्या? जोर से बोलिए। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक पुलिस स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक पुलिस निष्पक्ष नहीं होगी, तब तक पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तब तक पुलिस अकाउंटेबल नहीं होगी, तब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसकी सत्ता होगी उसके हिसाब से पुलिस काम करेगी। कांग्रेस की सत्ता थी तो जेल में डाल दिया, 17 साल जेल में डाल के रखा। यूपी में अखिलेश यादव आतंकवादियों का मुकदमा ले रहे थे। ऐसा घटिया कानून चाहिए क्या? नहीं। अरे हमने अग्नियान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम अपना कानून नहीं बदल सकते। कितनी लागत आती है कानून बनाने की? कितनी लागत आती है कानून बदलने की? इस पे आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लगातार बार बार बोलना पड़ेगा, तब चीजें बदलेगी। भारत में आप लोग कानून के जानकार तो नहीं होंगे, मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, यह धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये लैंड जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ये जनसंख्या विस्फोट राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए 1980 में कानून बना है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में कहते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आपको जान के आश्चर्य होगा, कानून बन गया लेकिन इसमें लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है। ये अनाड़ीपन देखिए। अरे भैया, अगर आप कानून बना रहे हो तो ये भी तो बताओ, इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है तो इसमें यह भी लिख दो कि लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, हलाल जिहाद, जो भी अपराध, ये अपराध राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। जब कानून में लिखा रहेगा, पुलिस फटाफट उनके खिलाफ लगा देगी। जज साहब भी बेल नहीं दे पाएंगे, जेल में रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कानून में लिखा नहीं है, पुलिस डर के मारे लगाती नहीं है, इनसे लगा भी दिया, जज साहब जो है गुस्से के मारे कहते तुमने कैसे लगा दिया, कानून तो लिखा ही नहीं। ये लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, ये लॉफुल एक्टिविटी है या अनलॉफुल एक्टिविटी है? जोर से बोलिए जरा। अनलॉफुल। और ये अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो पुलिस चाह के भी लगा नहीं सकती और जज साहब कुछ कर भी नहीं सकते। 150 साल के बाद आईपीसी बदली गई, नई बीएनएस आ गई, इसमें सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम। ये लफ्ज़ जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए। संगठित होकर किया जाता है, ऐसे ही झटके में कर देते हैं, प्लान्ड वे में किया जाता है। धर्मांतरण ऐसे ही कर देते हैं, प्लान करके करते हैं, प्लान करके। घुसपैठिए ऐसे ही आ जाते हैं, प्लान करके आते हैं, प्लान करके आते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, 150 साल के बाद ये कानून आया, सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन इस सेक्शन 111 में लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, लैंड जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है, घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम है, धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। जब लिखा ही नहीं है तो पुलिस लगा नहीं सकती और कोर्ट सजा दे नहीं सकती, और जब तक भयभीन होए न प्रीत, जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, ज्यादा सजा नहीं होगी, तब तक ये अपराध रुकेगा नहीं।
मुगल क्या करने आए थे? सत्ता के लिए नहीं आए थे। मुगल यहां आए थे धर्मांतरण कराने। अंग्रेज क्या करने आए थे? सत्ता के लिए नहीं, आए थे धर्मांतरण कराने। मुगलों ने अपने कन्वर्ट किए और अंग्रेजों ने अपना कन्वर्ट किया। और इस देश में खतरा है किससे? बुरहान वानी कौन था? जोर से बोलिए, कौन था बुरहान वानी? कन्वर्टेड हिंदू। कौन था वो? जोर से बोलिए जरा। इस शब्द को गांठ बांट के लिख लिए, कन्वर्टेड हिंदू। अब जोर से बोलिए, बुरहान वानी कौन था? अजमल कसाब कौन था? याकूब मेनन कौन था? अभी जो डॉक्टर पकड़ा गया कौन? ये सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू। मुझे बताइए, भारत में कोई एक अपराध बताइए जो अरब, दुबई, कुवैत वाले जो असली वाले हैं वो आके कर रहे हो। यहां जो पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। तो जब पता है कि कन्वर्जन के बाद इतना बड़ा खतरा बढ़ जाता है तो कन्वर्जन को रोकना चाहिए कि नहीं? ये कन्वर्जन एक तरीके से एक्ट ऑफ टेररिज्म है कि नहीं? ये कन्वर्जन को आतंकवाद घोषित करना चाहिए कि नहीं? ये घुसपैठ को आतंकवाद घोषित करना चाहिए कि नहीं? और सेक्शन 113 है एक्ट ऑफ टेररिज्म, धारा बना दिया, लेकिन टेररिज्म क्या क्या है लिखा ही नहीं है। सेक्शन 113 में लिखा ही नहीं है कि हाँ भाई घुसपैठ एक्ट ऑफ टेररिज्म है, धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लव जिहाद एक्ट ऑफ टेररिज्म है। अगर लिख दे, पुलिस आराम से FIR करेगी, जज साहब आराम से सजा देंगे, कानून का खौफ पैदा होगा, और जब कानून का खौफ पैदा होगा तो घटनाएं रुकेंगी। सेक्शन 147 वेजिंग वॉर, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, वेजिंग वॉर है, लेकिन लिखा नहीं है तो लगा ही नहीं सकते। सेक्शन 152 हमारी संप्रभुता के लिए जो खतरा है, 152 हमने लिखा नहीं हमारी संप्रभुता के लिए क्या क्या खतरा है। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा, जब तक कठोर कानून नहीं होगा, तब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, और जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक भय नहीं पैदा होगा। भारत और चीन में केवल इतना ही अंतर है कि भारत का कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, यहाँ तारीख पे तारीख चलती है, यहाँ झूठ बोलना अपराध नहीं है, यहाँ झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है, यहाँ पे मानव और दानव के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं किया गया, यहाँ धर्म और मजहब के अंतर नहीं स्पष्ट किया गया, इसलिए समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। मुझे लगता है समय काफी हो चुका है, 11:15 हो गए हैं, हमारे बच्चों को सोना होगा, कल स्कूल जाना होगा। नहीं, कल तो संडे है क्या? अच्छा, हमें इसलिए नहीं पता, मैं 3 दिन से घर से निकला हुआ हूँ। पहले हरदोई कार्यक्रम था, फिर प्रयाग था, और सीधे मैं खंडवा आया हूँ, इसलिए मैं वो ध्यान नहीं आ रहा है कि वो संडे है या मंडे है। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि अब सरकार इसको अपना दायित्व समझे। हमारे देश में विकास बहुत होता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि विकास से वोट और नोट मिलता है। कड़वा कड़वा से सुनना पसंद है? जहां से सड़क जाएगी वहां के लोग वोट देंगे, और जो सड़क बनाने वाला ठेकेदार है वो क्या देगा? नोट। जहां हॉस्पिटल बनेगी वहां के लोग वोट देंगे, और जो हॉस्पिटल का ठेकेदार वो क्या देगा? नोट। तो जो वोट और नोट, चूंकि विकास से वोट आता है और नोट आता है तो विकास खूब होता है। कोई सरकार हो विकास खूब करती है, दिल खोल के बजट एलोकेट किया जाता है, मोटा मोटा जितने का बजट होता है उसका 20% बैक टू पवेलियन आ जाता है, जहां से गया वहीं वापस घूम के आ जाता है, इधर से गया था उधर आ जाता है। तो विकास होता है जहां लागत लगती है। क्यों? क्योंकि वोट भी मिलता है और नोट भी मिलता है। हाईवे बनेगा वोट और नोट, एक्सप्रेसवे से वोट और नोट, सड़क बनाने से वोट और नोट, हॉस्पिटल बनाने से वोट और नोट, हॉस्पिटल बनाने से वोट और नोट। भाई जिसका भी टेंडर होगा उसका नोट वापस आएगा, वो जिस विभाग का मंत्री होगा उसके पास जाएगा, अलग बात है, सचिव लेगा, मंत्री लेगा, इसमें ज्यादा मेरी जानकारी नहीं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी खंडवा वालों को। लेकिन
ये घटिया कानूनों को बदलने में कोई पैसा लगेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। पुलिस व्यवस्था को बढ़िया इंडिपेंडेंट बनाने में कोई पैसा लगेगा? जुडिशियल सिस्टम ठीक करने में कोई पैसा लगेगा? झूठी शिकायत को अपराध घोषित करने में कोई पैसा लगेगा? झूठी गवाही को अपराध घोषित करने में कोई पैसा लगेगा? झूठी एफआईआर करने पे कोई पैसा लगेगा? जस्टिस विद इन ईयर लागू करने पे कोई पैसा लगेगा? नहीं। तो जो काम बिना पैसा वाला है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसमें पैसा नहीं है उसमें 20% आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो होगा नहीं। क्योंकि ये सिस्टम बदलने में ना वोट आ रहा है ना नोट आ रहा है, ना आप लोग डिमांड कर रहे हो। एक बार आप जनता डिमांड करे, युवा डिमांड करे,